Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So, without wasting any further time, let's start our today's chapter, Center State Relations. ये चैप्टर इंक्लूड हुआ ही क्यों, पहले तो इस पे बात करते हैं. आपको बस एक टर्म पता होनी चाहिए जो कि मैंने बार बार बताई है. The term federal, which is nowhere written in the constitution but is the essential part of basic structure doctrine. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया. So as India is federal, that's why we have center state relations. If we have unitary government, then there is no importance of this chapter, like in United Kingdom polity. ठीक है. So these center state relations have been divided into three heads. Legislative, after legislative we will be studying administrative and financial head. ठीक है, तो इन तीन स्फीयर्स में हम सेंटर स्टेट रिलेशंस की को डिवाइड करेंगे. द फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव. अच्छा, लेजिस्लेटिव में जाने से पहले आपको एक चीज़ लग रही होगी या नहीं भी लग रही होगी तो बता देता हूँ. देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशियल पावर्स. देयर इज वन इंटीग्रेटेड जुडिशरी इन अवर कंट्री. ठीक है, इंडिया में. अनलाइक द अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम, दे हैव ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम्स, बट वी हैव हायरार्किकल जुडिशियल सिस्टम. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबके लिए सबकी अकाउंटेबिलिटी तय करता रहेगा. ठीक है, सो वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन और सेंटर स्टेट रिलेशंस ऑन द जुडिशियल सब्जेक्ट्स. सो फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव. इसमें पहले टेरिटोरियल की बात कर लेते हैं. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स. देन पहले ये तीन हेड कवर करते हैं. इन टेरिटोरियल हेड इसमें क्या आना चाहिए? इसमें सिंपली एक्सप्लेन्ड है कि व्हाट इज द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स. ये सब पता है हमको कि जो सेंटर की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है लॉ मेकिंग की, वो होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट है ना, कॉमन सेंस है. स्टेट की क्या है? होल ऑफ द स्टेट और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट है ना. सो आपको क्या समझ आता है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंटर इज ग्रेटर देन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट. सो यही था टेरिटोरियल हेड लेजिस्लेटिव रिलेशंस के कंसेप्ट में. सब्जेक्ट्स हमने पता किया था पहले भी. Schedule 7 enumerates three lists, that is union list, state list and concurrent list. In the union list there are 100 subjects enumerated which are of national importance. ठीक है, and which requires uniformity of law throughout the country. That's why they have been included in union subject as the jurisdiction, the legislative jurisdiction or the territorial jurisdiction of center is whole of India or any part of it. तो इसीलिए अगर यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ चाहिए आपको तो यू हैव टू इंक्लूड सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट. द नेक्स्ट इज स्टेट लिस्ट विच एन्यूमरेट्स 61 सब्जेक्ट्स. इट मीन्स इफ वी वांट diversity in law making process, it means we can accommodate diversity, so that particular subjects have been given to states. कि states आप अपने अपने rules and laws बना लो, और जाहिर सी बात है कि state अपने अपने geographical conditions की और कैसे उसकी population है, उसकी economic condition क्या है state की, उस हिसाब से they will form their laws. So if we require or if we are accommodating diversity, then
the subjects will be given in state list. ठीक है, only state legislature can make the laws in state subject, but exception is there. The third head talks about center over state list, state subjects. It means there are particular 5 conditions in which center can override the powers of state legislature in the matter of state list also. ठीक है, तो ये भी अभी हम बाद में देखेंगे, पहले ये करते हैं एक्सप्लेन. So in state list, state have the power of law making. In union list, exclusively union have the power of law making. And this concurrent list, both center and state have the power of law making, and the subjects included are 52. ठीक है, नीचे आप देख पा रहे होंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऑफ इन इमरजेंसी कुछ स्टेट सब्जेक्ट्स हमने कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए, लाइक फॉरेस्ट, रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, वेट्स एंड मेजर्स, एंड दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आपको नीचे बैनर में दिख रहा होगा. सो वी हैव टू रिवाइज दिस ऑल्सो. सो इन कॉन्करेंट लिस्ट बोथ हैव द पावर ऑफ लॉ मेकिंग, बट इफ ऑन अ पर्टिकुलर सिंगल सब्जेक्ट, if center also and state also both have made the law on a particular subject, then always and always center law will prevail. ठीक है, पर जब आप जाके लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ोगे तो आपको एक एक्सेप्शन दिखेगा. ठीक है, तो जब वो आप एक्सेप्शन पढ़ोगे तो आपको ये लाइन गलत लगेगी कि ऑलवेज सेंटर लॉ विल प्रिवेल, बिकॉज देयर इज some window given to state power also, कि state law can also dominate the center law. बट उस एक्सेप्शन में भी अगर जब आगे पढ़ोगे तो उसमें भी एक एक्सेप्शन है कि पार्लियामेंट कैन स्टिल ओवरराइड दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन. तो मतलब एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि सेंटर लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल. ठीक है, अगर सेंटर ने ठान ली कि हमको अपना लॉ ही ऊपर रखना है तो रखेगा ही. ठीक है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इज देयर एनी चांस दैट ऑन अ कॉन्करेंट लिस्ट द लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर इज प्रिवेलिंग ओवर सेंटर, द आंसर इज यस. देयर इज सम विंडो गिवन टू इट, बट उसको भी ओवरराइड कर सकता है सेंटर या पार्लियामेंट. ठीक है, सो दिस वाज नथिंग बट कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में हमने वो सब्जेक्ट्स डाले हैं विच in which we want uniformity. It means the uniformity is desirable but not essential. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें यूनिफॉर्मिटी एसेंशियल है. ठीक है, लाइक पब्लिक ऑर्डर के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए. सो दोज सब्जेक्ट्स विच हैव एन इफेक्ट ऑन दीज बिग फिनोमिनास, दे हैव बीन इंक्लूडेड इन यूनियन. If you want to accommodate diversity in lawmaking, then the subject will be enumerated in state list. If uniformity is desirable but not essential, then it has been given to concurrent list. So this is nothing but distribution of subjects with respect to Schedule 7 of our Constitution. हमने बताया था schedule सारे explain किए थे, तो ये Schedule 7 को बोलता है. So first absorb this. So now coming to center over state. इसमें से 2-3 बातें याद रखना. जो ये टेरिटोरियल है, इसमें अगर उन सिटीजन्स के ऊपर रूल बनाने हैं विच हैव देयर प्रॉपर्टी अब्रॉड, सो द पार्लियामेंट एक्सक्लूसिवली हैव पावर टू लेजिस्लेट ऑन दोज मैटर्स. ठीक है, नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर. कि कोई भी रेजिडेंट है इंडिया में बट ही हैज़ ऑक्यूपाइंग अ टेरिटरी अब्रॉड, लाइक उसका घर होगा या कोई भी रियल एस्टेट की ज़मीन होगी, तो ओनली पार्लियामेंट हैज़ द पावर. ठीक है, दिस 3 लिस्ट आई हैव टोल्ड यू. सो द रेसिड्यूरी पावर्स ऑन विच अ लॉ इन फ्यूचर हैव टू बी मेड बट आर नॉट एन्यूमरेटेड इन दीज 3 लिस्ट, दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड रेसिड्यूरी subjects, and this power on lawmaking on these particular residuary subjects is called residuary power. So this residuary power, I have told you before, is lying with our parliament.
ठीक है, यहीं से एक हिस्ट्री का क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिस पर्टिकुलर लिस्ट हैज़ बीन सेग्रीगेटेड इनटू 3, और तब उस एक्ट में दिस रेसिडुअरी पावर किसको मिली हुई थी? तो ये आप कमेंट डाउन बिलो। नाउ कमिंग टू सेंटर ओवर स्टेट। These are the 5 areas in which center can make law on the state subjects, and these are 5 extraordinary situations. The first give powers to only Rajya Sabha, that in interest of nation having special majority in Rajya Sabha, the Rajya Sabha can pass a bill that on this particular state subject the parliament has been empowered to legislate. और ये सब्जेक्ट किस में है? स्टेट सब्जेक्ट में है। ठीक है, इजी भाषा में राज्यसभा एक बिल पास करेगी विद स्पेशल मेजॉरिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट पे? द सब्जेक्ट विच इज एन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट। और राज्यसभा ही क्यों पास करती है, मुझे ये बताओ। लॉजिक है इसमें, कोई रटने की बात नहीं है, बिकॉज राज्यसभा इज हैविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। सारे स्टेट और 2 यूटी कहाँ रिप्रेजेंटेड है ना? तो राज्यसभा इज लाइक रिप्रेजेंटिंग और रेजिंग द वॉइसेस ऑफ द स्टेट्स। सो स्टेट्स ही अपना सब्जेक्ट एक तरह से सेंटर को दे सकते हैं। आप ही अपनी चीज़ दूसरे को दे सकते हैं और कोई नहीं आपकी चीज़ दूसरे को दे सकता है। सो दैट्स वाई ओनली राज्यसभा हैज दिस पावर एंड नॉट द लोकसभा। दिस पर्टिकुलर बिल विच हैज बीन पास्ड बाय द राज्यसभा विद स्पेशल मेजॉरिटी विल रिमेन इन फोर्स टिल 1 ईयर, और ऐसे ऐसे करके आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। अंडरस्टूड? देन 250 नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी विच इज अवर नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक। सो नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट एक्वायर्स कॉन्करेंट पावर ऑफ लॉ मेकिंग इन द स्टेट सब्जेक्ट्स। कॉन्करेंट क्या होती है? इट मीन्स स्टेट्स कैन ऑल्सो लेजिस्लेट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स एज वेल एज पार्लियामेंट कैन ऑल्सो इन पैरेलल मेक द लेजिस्लेशन ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स। अगर दोनों ने बना दिया तो किसका लागू होगा? वही पहले वाला कंसेप्ट, स्टेट का सॉरी यूनियन का ही लागू होगा। ठीक है, सो दिस इज पर्टिकुलरली फॉर नेशनल इमरजेंसी। In 252, 2 or more states can give the law-making power on the state subjects to the parliament कि भाई पार्लियामेंट प्लीज़ आप बना दो इस पे रूल, इस पर्टिकुलर स्टेट सब्जेक्ट पे। मजाक की बात ये है, ये स्टेट्स बहुत डायर नीड पे होंगे कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे। डेट्स वाई समवन इज गिविंग यू द अथॉरिटी टू लेजिस्लेट इन देयर ओन अफेयर्स, है ना। बट मजाक की बात यहाँ ये है कि ये बुलाएंगे स्टेट्स अपने आप से पार्लियामेंट को कि डियर पार्लियामेंट प्लीज कम इन अवर लेजिस्लेटिव टेरिटोरियल jurisdiction and pass law on behalf of our side. But this particular power given to the parliament can only be repealed by parliament itself. मतलब अब जब इनके पास रिसोर्सेज आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि ये बोलेंगे पार्लियामेंट हाथ जोड़े राम राम, ऐसा नहीं होगा। These particular states have to work under the umbrella of that parliament rule on that particular state subject. तो ये था 252।
253 में फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज पार्लियामेंट कैन ओवरराइड इन द स्टेट लिस्ट ऑल्सो। ठीक है, अगर वी हैव टू इम्प्लीमेंट एनी इंटरनेशनल ट्रीटी तो हमको स्टेट की कंसेंट लेने की भी जरूरत नहीं है इफ दैट पर्टिकुलर मैटर पर्टेन्स टू द स्टेट्स लिस्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने कोई कन्वेंशन ऑम्बड्समैन का साइन किया था इंटरनेशनली, उसके बाद ही लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट हमें लाना पड़ा। कब आया था? शायद से 2013 में। ठीक है, एक बहुत तगड़ा ट्रिप्स 1995 में आई थिंक WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इज सिग्नेटरी टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें ये ट्रिप्स एक क्लॉज है, ये भी हम पढ़ेंगे इन इकोनॉमी। ठीक है, उसके भी क्लासेस आएंगी थोड़ी देर में। सो दिस पर्टिकुलर इंडिया इज सिग्नेटरी टू दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट, और दैट्स वाई वी हैव टू मेक द रूल्स। हमको रूल भी बनाने पड़े, क्यों? बिकॉज वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस इंटरनेशनल ट्रीटीज। अब ये बाइंडिंग नहीं होती एक तरह से, हमने बहुत जगह पढ़ा हो कि बाइंडिंग है। एक बात बताओ, हम सॉवरेन कैसे रहे अगर ये बाइंडिंग है तो? पर कोई ज़ुबान की भी तो वैल्यू होती है ना। वही फ्यूचर में देखेंगे कि इंडिया अपनी ज़ुबान पे कितना खड़ा उतरता है। पिछले 70 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे इंडिया का, तो देखेंगे भी तो इंडिया एज अ पर्सन कितना मॉरल है, कितना एथिकल है, तभी तो उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। सो दीज काइंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज हैव टू बी अप्लाइड ऑन इंडियन सॉइल्स। ठीक है, और ये इंटरनेशनल ट्रीटीज अप्लाई करने के लिए अंडर आर्टिकल 253 द पार्लियामेंट हैज पावर टू ओवरराइड इन द स्टेट लिस्ट ऑल्सो। ठीक है, एंड लास्ट इज 365 विच इज नथिंग बट प्रेसिडेंट्स रूल। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल पार्लियामेंट एक्वायर्स ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अंडरस्टूड? वन मोर पॉइंट, ये 2 और मोर स्टेट्स ने जब 252 आर्टिकल के तहत जब पावर दे दी पार्लियामेंट को, आप पावर किसी को तभी दे रहे हो जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं हो, या तो आप डायर नीड में हो किसी के, है ना। सो जब ये पार्लियामेंट को पावर मिल गई तो स्टेट क्यों बनाएगा रूल? तो स्टेट हैज गिवन अप, ध्यान रखना, अंडरलाइन करके, गिवन अप इट्स लॉ मेकिंग पावर ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट मैटर। अब ऐसा नहीं होगा कि स्टेट भी बना देगा, फिर पार्लियामेंट बनाएगी, फिर पार्लियामेंट का रूल ऊपर अप्लाई होगा, नीचे ही निप इन द बर्ड हो जाएगा। स्टेट कांट मेक laws, these both states or more states can't make laws on that particular state subject of which power has been given to the parliament। पर यहाँ ये राज्यसभा में स्टेट बना सकता है। इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टिंग, इट इज समथिंग गिविंग टू पार्लियामेंट, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टिंग द स्टेट्स। समझ गए? बट ऊपर कौन रहेगा सबको पता है। So these are the 5 extraordinary conditions in which center can put his leg in the state list। ठीक है, तो ये फेडरल कैसा रहा? सुई जेनेरिस, फेडरेशन ऑफ इट्स ओन काइंड है। ठीक है, अमेरिका एंड अदर कंट्रीज टैग अस एज फ्लॉड फेडरल। ठीक है, कि हम पूरे तरीके से फेडरल नहीं है, या क्वासी फेडरल बोल देंगे हमें। बट ऐसा क्या है, उन्होंने ही बस डेफिनेशन दी है फेडरल की, हम दे रहे हैं डेफिनेशन फेडरल। ये है डेफिनेशन की फेडरल कि फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, यस वी आर टेंडिंग और टिल्टिंग मोर टुवर्ड्स द सेंटर, वी हैव अ सुपीरियर सेंटर एज ऑफ आवर स्टेट्स। और यही है हमारी फेडरेशन की डेफिनेशन। आप जाओ जाके खीर खा लो, हम बोल रहे हैं यूएसए को। सो यू नो दीज काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमको, मतलब ये राइट लिखने के तो नहीं है मेंस में, पर ये सोचने की बात है, हम उनकी बात ही क्यों माने। दिस वेस्टर्न वर्ल्ड वो सब चीज़ें कुछ भी ले आएंगे। जैसे बहुत ही इजी एग्जांपल इकोनॉमी में भी देता हूँ मैं, कि हमारा वड़ा पाव है, उनका बर्गर है। सो वड़ा पाव इज़ नथिंग बट अ स्टूडेंट वेंट अब्रॉड फॉर ग्रेजुएशन। तो हम क्यों बर्गर खाएंगे, हमको वड़ा पाव अच्छा लगता है। ठीक है, सो ऑब्जर्व दिस। तो मिटाने से पहले लेट्स रिवाइज अगेन। देयर आर 5 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स इन विच सेंटर कैन लेजिस्लेट ओवर स्टेट सब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज 249, 250, बस 251 बचा रहा है, वो अलग है। 252, 253, 365।
राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी इन इंटरेस्ट ऑफ नेशन 1 ईयर तक ही लागू होगा, बट इट कैन बी एक्सटेंडेबल फॉर नंबर ऑफ टाइम्स। राज्यसभा ने कुछ दिया है पावर, ना कि रेस्ट्रिक्ट किए किसी से, सो स्टेट कैन ऑल्सो मेक रूल। 250 नेशनल इमरजेंसी, the parliament has concurrent legislative powers. It means in parallel to the state government legislative powers, the parliament can also legislate on state subjects. अगर दोनों ने बना दिया तो किसका ऊपर रहेगा, आपको पता है। 252 two or more states come to the parliament and request it to legislate over a particular state subject. बुलाया स्टेट्स ने अपनी मर्जी से है, पार्लियामेंट जाएगी अपनी मर्जी से। किसी ने आपको कोई अपनी अथॉरिटी दी है, इसका मतलब है उसके पास अथॉरिटी नहीं है। स्टेट डोंट एंजॉय अथॉरिटी टू लेजिस्लेट ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ विच लेजिस्लेशन हैज बीन गिवन अपॉन द पार्लियामेंट। 253 फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट लाइक लोकपाल एंड लोकायुक्त एंड ट्रिप्स, ये एग्जांपल्स हैं। 365 टेंड्स टू प्रेसिडेंट रूल। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल इट कैन बी अप्लाइड इन वन स्टेट और नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। सो इन प्रेसिडेंट रूल द पार्लियामेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट। एक्चुअली प्रेसिडेंट हैज पावर, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट कैन डेलीगेट दैट पावर टू द पार्लियामेंट, यही है इसका मतलब। सो प्रेसिडेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स, ठीक है। और जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगता है, स्टेट लेजिस्लेचर गेट सस्पेंडेड और इवन गेट डिसॉल्व फर्दर, ठीक है। तो इसमें उनके पास पावर ही नहीं रहती कि कोई लेजिस्लेट हो, क्योंकि सस्पेंड हो जाती है असेंबली, ठीक है। जैसे ही प्रेसिडेंट रूल हटेगा, क्या ये जितने भी रूल्स प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं, क्या अभी वो भी हट जाएंगे? नहीं, दे आर नॉट कोटर्मिनस विद द एक्सटेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। ये था पूरा रिविजन। तो यू नो वन कमीशन, सरकारी कमीशन विच वॉज ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, आई थिंक 1983 के आसपास बनी थी। सो दिस सरकारिया कमीशन, इसने ऐसा नहीं कि ये मतलब अगेंस्ट थे इसके पर्टिकुलर प्रेसिडेंट रूल के। हाँ, देर आर सम मॉडिफिकेशंस टू इट, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो उन्होंने मॉडिफिकेशन बोला था। और वो इस थ्योरी के भी अगेंस्ट नहीं थे डेट वी आर टिल्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। उन्होंने बोलते हैं जो ये सेंटर सुपीरियोरिटी दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, इट इज़ टू अवॉइड द ग्रिडलॉक सिस्टम या फ्रॉम क्रिएटिंग केओस, इट इज़ प्रोटेक्टिंग अस। सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में, अगर सेंटर स्टेट के बीच में टकराव हो जाए, लाइक अभी सेंटर स्टेट रिलेशंस इतने हैं एंड वी आर टिल्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर साइड, फिर भी आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट है ईस्ट में, तो देख लो, अब आगे बोलने की ज़रूरत तो है नहीं। तो उसके साथ अभी कैसे रिलेशन है जब इतनी पावर मिल रही है स्टेट सेंटर को। सो दीज वर लेजिस्लेटिव। आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे याद नहीं है मैंने अगर 365 लिखा होगा तो यार 356 था, ठीक है। 352 इज नेशनल इमरजेंसी, 356 इज प्रेसिडेंट्स रूल एंड 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। बट ये जो मैंने 365 लिखा था, तो जो 365 है अभी हम पढ़ेंगे कि इफ सम डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर आर नॉट कंप्लाइड विद बाय द स्टेट्स, देन अंडर आर्टिकल 365 द प्रेसिडेंट कैन the union can expel the state government and will apply 356 president rule. It means अगर डायरेक्शन नहीं मानी तो अंडर 365 यूनियन हैज़ पावर टू एक्सपेल द स्टेट गवर्नमेंट एंड इम्प्लाई 356। तो इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं 356 और 365 में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, इसमें कुछ जनरल बातें बोली गई है जो कि बहुत लॉजिकल है। पहली तो ये बोली गई है कि एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, पहले से यूनियन की देख लेते हैं। यूनियन क्या है? एक तो यूनियन लिस्ट पे बना सकती है पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में, या तो कॉन्करेंट पे बना सकती है,
और या तो फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, है ना। स्टेट्स का क्या कर सकते हैं, जहाँ लॉ मेकिंग पावर है उनकी, वहीं तो एग्जीक्यूटिव पावर हो जाएगी या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो जाएगी। तो स्टेट्स की क्या हो जाएगी, स्टेट लिस्ट विद इन इट्स टेरिटरी, जो जो अपनी टेरिटरी है वहाँ। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट, द स्टेट्स हैव टू एक्सरसाइज दीज एग्जीक्यूटिव पावर्स इन सच अ मैनर दैट फर्स्ट दे हैव टू कंप्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट ने एक पर्टिकुलर रूल पास किया है कि स्टेट्स प्लीज यूनिफॉर्मिटी के साथ इनको अप्लाई करो, तो पर्टिकुलर स्टेट ऐसा नहीं, उसके पूरे विपरीत पूरा ही उल्टा रूल बना दिया, ठीक है। सो द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर हैज टू कंप्लीमेंट द रूल्स मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट है, पहला क्या है, द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर हैज टू कंप्लीमेंट द रूल्स मेड बाय द पार्लियामेंट। और जो सेकंड है वो बोलता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट्स हैज टू बी एक्सरसाइज्ड इन सच अ मैनर दैट इट विल नॉट इम्पीड द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द सेंटर, ठीक है। इसका मतलब है कि पहली बात तो है कि आप ऐसे एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करो कि इट विल कॉम्प्लीमेंट द रूल्स मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि चाहे सेंटर रूल्स बना रहा हो पर दीज रूल्स हैव टू बी इम्प्लाइड और अप्लाइड इन द स्टेट बाय द स्टेट एग्जीक्यूटिव, है ना। लॉज तो बना देगा सेंटर, कोई ना आके हर एक स्टेट में अपने लॉज एग्जीक्यूट करता फिरेगा। सो दिस इज द ओनर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सो इट हैव टू कंप्लीमेंट विद द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट। और सेकेंड है द एग्जीक्यूटिव function of the states has to be exercised in such a manner that they will not impede मतलब ऑब्स्टेकल मत क्रिएट करो एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ सेंटर पे, ठीक है। सेंटर इज योर फादर, नॉट इन द मतलब उसमें मत चले जाना, भावनाएं समझो कि सेंटर के खिलाफ आप मत जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला। सो दीज आर द टू कंडीशंस ऑफ द स्टेट। अब कुछ चीज़ें हैं जहां सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट्स, और अगर आपने ये डायरेक्शंस नहीं मानी तो वही वापस अंडर 365 द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू बी एक्सपेल्ड एंड 356 विल बी पुट इन प्लेस विच इज़ नथिंग बट प्रेसिडेंट्स रूल। क्या होता है प्रेसिडेंट रूल, ये हम इमरजेंसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सो व्हाट आर दीज डायरेक्शंस, it is on the basis of that you have to maintain lines of communication, then you have to protect some public properties like railways। फिर एक और है कि आपको प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी बच्चों के। सो दीज काइंड ऑफ डायरेक्शंस हैज टू बी कंप्लाइड विद द स्टेट। अगर स्टेट नहीं करता तो अंडर आर्टिकल 365 the union has the power to expel the state government and apply 356 their president rule। so ये थोड़ा सा था ये 365 यहाँ बहुत मेन आर्टिकल है इस पूरे में ज़्यादातर, तो आप ये याद रखना कि 365 मेन आर्टिकल है विच लेड टू 356 प्रेसिडेंट रूल। इसके बाद आता है डेलीगेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन।
दीज आर द टू कंडीशंस एंड देयर इज अ एक्सेप्शन ऑफ थर्ड कंडीशन। ये समझ लीजिए, P फॉर प्रेसिडेंट, G फॉर गवर्नर। प्रेसिडेंट के पास पावर है टू डेलीगेट द फंक्शन ऑफ यूनियन, द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। और कब आप किसी को कब रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, जब सामने वाला लेने को तैयार हो, है ना। सो स्टेट हैव टू गिव कंसेंट टू द प्रेसिडेंट कि यस सर वी आर एबल एनफ टू टेक दिस पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय यू ऑन अस। सो President has the power to delegate the executive function of union to the state with the prior consent of state. Applying the same analogy on the state level, the governor has the power to delegate executive function of state in the hands of center after the consent has been given. ठीक है, सो ये तो आसान था, बट वही मेरी बात आ गई वो छोटी सी जो मैंने बात बोली थी, आप इसको दिल पे मत लेना। फादर कौन है? ऑफकोर्सली सेंटर, है ना। वी आर फेडरेशन सुई जेनरिस, फेडरेशन ऑफ आवर ओन काइंड। तो भाई प्रेसिडेंट को सब पास हो जाता है जहाँ पार्लियामेंट आ जाती है। सो पार्लियामेंट कैन डेलीगेट अ एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ सेंटर टू द स्टेट। कैसा? कोअर्जन से, कि भाई तुम्हारी कंसेंट या तुम मुंह मत खोलो, ये पकड़ो काम और ये मुझे करके दो, ठीक है। सो बाय एग्रीमेंट और बाय कॉम्प्रोमाइज और बाय कोऑपरेशन बोथ द मैनर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द यूनियन और सेंटर। क्या हो रहा है? कोऑपरेशन। क्या हो रहा है? कोअर्जन और एग्रीमेंट हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? इधर भी एग्रीमेंट हो रहा है, सॉरी यहाँ एग्रीमेंट हो रहा है, यहाँ भी एग्रीमेंट और कोऑपरेशन हो रहा है। यहाँ दोनों इधर कोअर्जन हो रहा है। कोअर्जन मतलब यू आर यूजिंग सम पावर्स, द पावर ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो बाय लेजिस्लेटिव एक्शंस यू कैन ऑल्सो डोमिनेट द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ ये फंक्शन देगा और बोलेगा यू डोंट हैव टू ओपन योर माउथ, प्लीज लेट दिस वर्क डन बाय टुमारो। अंडरस्टूड? So these are the delegative executive relations between center and state. So next under administrative relations is cooperation between center and state. There are three ways in which center and states has to cooperate. क्यों? क्योंकि this administrative machinery has to be functioning properly in India. ठीक है, अगर यही फेलियर हो गया तो पूरा पॉलिटिकल केओस हो जाएगा। Article 262 and these are the articles which I have been providing. They are the important ones. So try to remember them. आर्टिकल 262 टॉक्स अबाउट द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। अगर कोई पर्टिकुलर रिवर है जैसे कावेरी, वो 2-3 स्टेट से गुजर रही है, और महादाई बोल सकते हो, है ना। तो इन सब रिवर्स में द रिवर्स विच आर फ्लोइंग इन 2 और मोर स्टेट्स, तो सब स्टेट गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स तो नहीं, अपने रेजिडेंट्स को की वेलफेयर करेंगी मैनेज, है ना, कि मेरे रेजिडेंट्स को सारी एमिनिटीज़ मिले कोई तकलीफ के बिना। सो क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट? दे डिमांड मोर वाटर, है ना। और यहाँ पावर किसके पास ज़्यादा होगी? द अपस्ट्रीम्स, जो भी अपस्ट्रीम में रह रहे हैं, जो भी अपस्ट्रीम स्टेट है उसके पास ज़्यादा रहेगी, है ना। तो इसमें काइंड ऑफ केओस हो सकता है बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। तो यहाँ सेंटर बीच में आएगी एंड इट विल एडजुडिकेट दिस वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, ठीक है।
तो ये क्या बने करेगी, आपको क्या लगता है, क्या सेंटर खुद भी बैठ सकती है, एक ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है? ट्रिब्यूनल कब ऐड हुए थे? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। कब गठन हुए थे, देख के आना। 263 is interstate council. Now there are some matters which are important with regards to both center and state. और यहाँ सेंटर और स्टेट्स को आपस में आना पड़ेगा और एक डेस्क पे बैठ के अच्छे से बात करनी पड़ेगी, वार्तालाप करनी पड़ेगी, डिबेट करना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, तभी तो आइडियाज आएंगे। सो इंटरस्टेट काउंसिल बना सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा पावर देता है, जैसे पार्लियामेंट को। सो 263 इंटरस्टेट काउंसिल बना सकते हैं। फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, इसका मतलब है, वैसे तो मैंने जुडिशरी में ज़्यादा पढ़ा है फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज। इसका मतलब ये है, अगर हाई कोर्ट, जैसे केरला हाई कोर्ट ने मान लो जजमेंट दे दी, शायद से केरला हाई कोर्ट ने दी है ना, राइट टू इंटरनेट अंडर आर्टिकल 21, तो उसने जजमेंट दे दी, तो हमने पढ़ा था कि जो हाई कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन है वो बस अपने स्टेट के अंदर ही रहती है, जिस स्टेट में वो हाई कोर्ट है वही उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है। पर ऐसा नहीं है कि अगर यही चीज़ मैं क्लेम करूँ दूसरे स्टेट में जाके तो हाई कोर्ट मना कर देगा या स्टेट गवर्नमेंट मना कर देगी, ऐसा नहीं है। फुल फेथ रखेंगे हम, जो भी चीज़ हो रही है। अगर मैं यहाँ का डीएल, हरियाणा का डीएल जाके दिखा दूँ कर्नाटका में या महाराष्ट्र में या नागालैंड में, तो क्या होगा, वो भी मानना पड़ेगा कि ये डीएल वैलिड है। ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहा हूँ। और यही क्रेडिट क्लॉज, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, तो यही दर्शाता है फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज। इसमें इससे होता क्या है, सब स्टेट गवर्नमेंट में काइंड ऑफ ब्रदरहुड आ जाता है। समझ रहे हो कि मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, सो दीज आर कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर स्टेट। ऑल इंडिया सर्विसेज कितनी होती है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, सो दीज थ्री आर ऑल इंडिया सर्विसेज एंड द ओनर्स टू क्रिएट द न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज हैज़ बीन गिवन टू ओनली राज्यसभा। आई थिंक आर्टिकल 312, देख लेना एक बार। तो ये दो तो पहले से थी, आपको पता है, और ये शायद से 1966 में बनी है। So these all India services officers are recruited by center. They are trained by center. लवासना सेंटर करके ट्रेन हमें, and then they are working in the states. So this is kind of lacuna in our federalism structure, that these particular officers, they occupy the high-end post, the highest post in the state services, state administrative services, and they are kind of dominating the states, है ना? So this is kind of lacuna in the state subjects. पर ये हम इसको जस्टिफाई करते हैं, क्यों? बिकॉज वी हैव टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी इन एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज, है ना? वी वॉन्ट टू हैव एन यूनिफॉर्म एफिशिएंसी थ्रू आउट द कंट्री. These particular officers are recruited by a single exam. It means competition exams जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी जिसे लेती है. उसके बाद these officers will go to a particular academy. वहाँ भी ये साथ ट्रेनिंग करेंगे. ठीक है, अगर ये साथ ही रिक्रूट हो रहे हैं और साथ ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, so they are kind of uniformly efficient. ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्मली एफिशिएंट हैं, सो डेट्स वाई दे कैन एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म एक्शंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल्दो दे आर सर्विसिंग इन डिफरेंट स्टेट्स. दिस इज काइंड ऑफ मेंटेनिंग द एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन. तीसरी बात ये है, ये जो सारे ऑफिसर्स हैं एक दूसरे को जानते भी हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जानते ही होंगे क्योंकि लबासना में ही हुआ है सबकी. तो अगर ये जानते हैं तो
कोई भी डिस्प्यूट आ जाएगा तो ये आराम से सुलझा सकते हैं, ऊपर तक बात जाने नहीं देंगे, नेताओं तक, खुद ही नीचे ही सुलझा देंगे, ठीक है। तो ये काम भी ये कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑल इंडिया सर्विसेज। तो आई थिंक छोटी क्लास रखते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। टुमारो वी विल स्टडी अनदर हेड्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस ओनली। सो आज आपको अच्छा लगा लेक्चर तो प्लीज़ लाइक कीजिए, 2 बार लाइक मत कीजिए, दूसरी बार अनलाइक हो जाता है, ठीक है। एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।